आदाब नाजरीन यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिससे मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया गया है। जो कह रहे हैं यूसीसी लागू होगा मतलब एक देश एक कानून होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यूसीसी कैसे लागू होगा। लेकिन नाजरीन, मुसलमानों को चाहिए वो हर चीज़ की पूरी तहकीक करे। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी मैसेज मिले बगैर तहकीक के उसे फॉरवर्ड ना करे। इसीलिए हमने आईएएस कोचर समीर सिद्दीकी और मुंबई हाई कोर्ट क्रिमिनल लॉयर फिरदौस मिर्जा के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है उसको उनकी परमिशन से हमारे न्यूज़ चैनल पर चला रहे हैं। इस वीडियो में आपको मालूम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमको क्यों नहीं डरना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी होगा तो कैसे लागू होगा, ये सब इस वीडियो में आपको तफसीली मालूमात होगी। नाजरीन, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप दूसरे वीडियोस को शेयर करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखकर अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी दुनिया से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और पहले तो आपको बता दूं आप आए कहाँ हैं। हमारे पास एक डेलीगेशन था बांग्लादेश से। उसने ये बताया था कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की किसी किताब पर हम बहस नहीं करते, कोई नया रिसर्च पेपर हम नहीं समझते, कोई नया इसकी आवाज में रिसर्च पेपर हम नहीं समझते, किसी बुक पे हम डिस्कशन नहीं करते। इस वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कम हो गई। तो हम चाहते थे, आवाज ऑडिबल है ना मेरी, तो हम चाहते थे कि एक ऐसा डिस्कशन हो जहां पर लोग मिला करें हर हफ्ते, और हर हफ्ते एक बार मिलकर जो है हम किसी एक किताब पर बहस किया करें, ताकि नया आइडिया, कोई नई बात वो हमारे लोगों में आए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से लगभग हर 10वें दिन या 7वें दिन हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। इसे हाउस ऑफ विजडम कहते हैं। और इसमें हम ये करते हैं कि कोई नई किताब, खासकर तो वो किताबें जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताती हैं, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन और बदलते जमाने की करवटें और टेक्नोलॉजीज उसके बारे में बताती हैं, वो सारी किताबों की समरी और उसके डिटेल डिस्कशन को हम यहाँ हर संडे करते हैं। लेकिन एक उसी के बीच में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को गहराई से समझने के लिए सबसे बढ़कर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है उसकी नीयत या इंटेंशन क्या है, एंड हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड। इस बात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। वो मेरे बहुत बड़े फ्रेंड हैं, मैं उनको भी आवाज दूंगा। और हाउस ऑफ विजडम जिस जगह आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं, एक सेकंड सवाल उठता है कि आज ही के दिन क्यों। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई आज तो सन 1445 साल हिजरी का पहला दिन है। नहीं, उस वजह से भी है और वो तो इत्तेफाकन हो गया, लेकिन जिस वजह से हम आज मिले हैं वो उसकी वजह है बहुत शानदार एडवोकेट एस.के. काजी साहब, वन ऑफ द ग्रेट प्रिंसिपल लॉयर्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थे। क्राइम के सबसे बेहतरीन लॉयर्स में थे। यवतमाल जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहां से वो थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक वो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक गए, और कहते हैं कि क्रिमिनल में बहुत अच्छे जो लॉयर्स होते हैं टॉप रैंक के, उनमें उनका नाम है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी बहस में रहा करते थे। तो ऐसे मरहूम शानदार कोहिनूर एस.के. काजी साहब एडवोकेट, इनके यौम पैदाइश के दिन मैंने अपने बहुत चहीते और हर दिल अजीज, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल माइंड्स जिससे आप मिल सकते हैं, जिन्हें हम एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब के नाम से जानते हैं। और एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब की एक खास बात है
ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाए के लॉयर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, इनके लेख अखबारों में हम पढ़ते हैं, ये गजब के ऑथर भी हैं। और अभी हम लोग बहुत सरप्राइज हुए जब उन्हें दिल्ली इस बात के लिए बुलाया गया कि उन्हें संसद रत्न, संविधान रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। तो संविधान रत्न का जब अवार्ड दिया तो हमें लगा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज की वजह से मिल रहा है, जो कि वो हैं और वो शानदार पकड़ रखते हैं। लेकिन वहां पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि नहीं साहब, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने की वजह से नहीं, इन्हें आजकल एक बेहतरीन एडिटोरियल लिखने वाले शानदार जर्नलिस्ट के रूप में भी हम सम्मान देना चाहते हैं। हमने सवाल पूछा, भैया जर्नलिस्ट मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है और एडिटोरियल लिखते हैं। तो कहा कि नहीं साहब, आजकल मुसलमानों की आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाने, खासकर माइनॉरिटीज की आवाज उठाने के लिए ये जाने जाते हैं। तो इनसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो भी उस दिन जिस दिन एक सबसे अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के यौम पैदाइश का दिन है, और ये टॉपिक जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको समझाने के लिए मिल नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे मुंह से भैया निकल जाए तो आप लोग माफ कर देना, क्योंकि मैं इन्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ। और यूं कह ले, मैं इनका एक वर्ड है जो डिक्शनरी से खत्म हो रहा है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। ये वर्ड नई नस्लों में नहीं पाया जाता। मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, छोटा भाई हूँ, इसलिए मैं बात बात में बेतकल्लुफी से इन्हें भैया कहता। तो भैया आपका सबसे पहले स्वागत है। और डेकोरम ऑफ इंटरव्यू के लिए कभी कभी मैं आपको फिरदौस साहब कहूंगा तो आप माफ कर दिया करते। तो भैया आगे बढ़ने से पहले और यूनिफॉर्म सिविल कोड की गहराइयों में हमें ले जाने से पहले थोड़ा सा एडवोकेट एस के काजी साहब के बारे में आप बताइए कि आपने ये दिन क्यों चुना कि आज उस बात पर डिस्कशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो अलिफ वालेकुम अस्सलाम का बहुत बहुत शुक्रिया, समीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम का जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि, और बल्कि शिकायत होती है हमारी, कि हमारी पहचान मिटाई जा रही है। हमारी ये शिकायत होती है कि हमारे बुजुर्गों के नामों को मिटाया जा रहा है और उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है जिनका कोई खास रोल नहीं था। तो हमारे हीरोज को क्यों खत्म किया जा रहा है, क्यों गायब हो रहे हैं हमारे हीरोज? इस सवाल का जो जवाब है वो शिकायत में नहीं होता, बल्कि अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करने में होता है कि क्या हम खुद हमारे बुजुर्गों को जिंदा रख रहे हैं। तो एक नाम, हमेशा हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हमारे सामने नाम आते हैं अलग अलग, लेकिन जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, जो हमारे अपने हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उनका नाम हम भूल जाते हैं। तो आज उनकी यौम पैदाइश है, उनको खिराज अकीदत हम पेश करें। वो है एडवोकेट एस के काजी साहब। एडवोकेट एस के काजी साहब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आए थे, वहां उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आज जो हम आर्टिकल 21 देखते हैं, राइट टू लाइफ, उसके ड्राफ्टिंग का उनका जो रोल रहा है वो आज भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी रेफर करता है। वो कितने दूरअंदेश थे, इस बात का अंदाजा उनकी दूरअंदेशी का आपको अंदाजा आएगा उनके आखिरी लेक्चर से कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के। 23 नवंबर 1949 जब आखिरी सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह का संविधान आज हमने एक्सेप्ट किया है या जो हम अपनाने जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में पॉलिटिकल अरेना में मुसलमान पॉलिटिकल अरेना में, सर्विसेज में अब कम होते जाएंगे। इनका रिप्रेजेंटेशन बरकरार रहे या बढ़े, ये देखने की जिम्मेदारी यहाँ के आने वाले हुक्मरानों की होगी। उन्होंने कांग्रेस ये वर्ड यूज किया था, मैंने उसको चेंज कर दिया, हुक्मरान कर दिया। तो ये उनकी दूरअंदेशी थी, ये उनकी समझ थी।
इंडियन फेडरलिज्म पर उनका जो लेक्चर है वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। फिर आजादी के बाद आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, राज्यसभा में भी आपका बहुत नुमाया रहे आप हमेशा, और पूरे इंडिया में आपको एक पाए के क्रिमिनल लॉयर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह हमारे कई सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम खुद उन्हें भूल गए इसलिए दूसरे याद नहीं रखेंगे। एक क्रूड कहावत है कि अपने बाप को खुद ही को याद रखना पड़ता है। लोग आपके बाप का नाम भूल जाते हैं। सही बात। तो आज का जो वेबिनार है, आज का जो भी डिस्कशन है, मैं उन्हीं को ये पेश कर रहा हूँ खराज अकीदत के तौर पर, और अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए, ये आपके लिए दुआ करता हूँ और आप सभी से दुआ करता हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप भी काजी साहब के लिए दुआ करें। हमें अपने हीरोज को भूलना नहीं चाहिए, अपने माजी को याद रखना चाहिए, और खासकर वो पिलर्स, वो कोहिनूर, वो बेहतरीन पिलर्स जिनके दूरंदेशी ये थी कि उन्होंने ये कहा कि 50 साल बाद, 60 साल बाद रिप्रेजेंटेटिव्स मुसलमानों में से घटते रहेंगे, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह हम पीछे जाएंगे। तो ये देखना होगा कि हमें आगे कैसे ले जाना। बहरहाल भैया, एक सवाल है बहुत अच्छा फिरदौस साहब आपसे कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड निकलता है तो यू आर वन ऑफ दोज डिस्टिंग्विश्ड पढ़े लिखे लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ अलग नजरिया, कुछ अलग एटीट्यूड रखते हैं। तो अक्सर मैंने आपकी आंखों में ये झलक देखी है कि जब हम दोनों यार या दोस्त की तरह बात करते हैं तो कहते हैं समीर, यूसीसी एक नो बॉल है, इस नो बॉल को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, और ये यूसीसी की नो बॉल डाली इसलिए गई है कि हम छेड़ें। तो हमारा जो एटीट्यूड है इसको लेकर वो काफी अलग होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो इसके पीछे का अंदेशा है या जो इसके पीछे वो चाहते हैं। तो कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को रखने के लिए यूं कह दूं कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और ये डिमांड बड़ी बरसाती मेंढक की तरह है, उसी वक्त आती है जिस वक्त इलेक्शन आता है, और इलेक्शन के बाद वो ये प्रॉमिस को किसी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो सिविल कोड का ये जीनी जो 2024 इलेक्शन से पहले एक बार और निकल कर आया है, क्या बहुत आसान लफ्जों में एक बार आप समझाएं, और हमारा एटीट्यूड इसके प्रति क्या होना चाहिए, इसको भी बड़े आसान लफ्जों में आप समझाएं, तो यहीं से प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। वो डिस्क्लेमर इस तरह से है, नंबर 1, ये जो वेबिनार है या इसमें जो हमारा डिस्कशन हो रहा है ये मजहबी डिस्कशन नहीं है। नंबर 2, मैं अपने आप को मजहब का एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं आलिम दीन नहीं हूं। नंबर 3, ये डिस्कशन किसी एक रिलीजन वालों के लिए नहीं है। ये 3 डिस्क्लेमर्स के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने जो टॉपिक चुना या उसका जो नाम रखा, उन्वान जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्या हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो इसका जवाब एक वर्ड में हो सकता है। वो जवाब ये है कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें एक इंडियन के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे। वाह वाह। और इस एक वर्ड में ये सारी चीज समा जाती है, और अगर कोई बुरी नीयत के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड करता है तो उसकी बदनीयती भी इससे साफ होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा ये आज की नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी चर्चा बहुत गर्म रही। हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको रोके रखने के लिए जिन लोगों को हमने याद रखना चाहिए वो है मोहम्मद इस्माइल साहब जो मद्रास से थे, नजीरुद्दीन अहमद साहब जो बंगाल से थे, महमूद अली बेग साहब जो मद्रास से थे, पोकर साहब बहादुर, और वो कहां से थे मैं नहीं जानता, लेकिन हुसैन इमाम साहब जो बिहार से थे। इन्होंने
इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता, यह आप साहबान ने बहुत अच्छी तरह पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझाया था। और आप लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा था कि ये एक हम प्रोविजन करके रख रहे हैं, लेकिन कोई भी आने वाली सरकार बिना किसी की मर्जी के ये उन पर लाद नहीं सकती। ये रिकॉर्डेड बात है। कृष्ण स्वामी भारती हो गए, अल्लादी कृष्ण अय्यर हो गए, इन सब ने कहा था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में ही लेकर के ये किया जा सकता है। तो ये हिस्ट्री भी है, और जिन लोगों को हमने इसके लिए याद करना चाहिए उनके लिए एक याद दहानी भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब आप सभी के पास मोबाइल फोन है। आज आपने जूम का इस्तेमाल किया। आपने कोरोना के बाद साल भर में जूम का इस्तेमाल कितने मरतबा किया? बिल्कुल सही बात। हमने जूम का बहुत इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात। कोरोना में हर एक के मोबाइल में तकरीबन 100 ऐप है। सही बात। इसके पास ज्यादा ऐप्स है। हम उन ऐप्स का इस्तेमाल कितनी मरतबा करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मोबाइल जैसा है, वाह, जो हमेशा के लिए रहने वाली किताब है, और उसमें इस तरह के ऐप्स दिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आप वो ऐप इस्तेमाल कीजिए, वरना मत कीजिए। क्या बात है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो ये डाला गया वो एक ऐप के तौर पे डाला गया कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके फुल स्टॉप लगा दिया गया हो। अल्लाह की किताब तो है नहीं कि फुल स्टॉप लगेगा। इंसानों की बनाई हुई किताब है जिसमें हमेशा दुरुस्ती की गुंजाइश होती है। तो ये वो ऐप है, लेकिन ये ऐप ऐसा नहीं है जो ऑन ऑफ के स्विच के जैसा हो, क्या आप जब तक कि ऑन ऑफ का स्विच दबाएंगे नहीं तो मोबाइल शुरू ही नहीं होगा। ये तो जूम ऐप जैसा है कि आप जूम इस्तेमाल कीजिए, आप व्हाट्सएप यूज कर लीजिए, आप गूगल मीट यूज कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया उस वक्त की पोजीशन, ये थी कि 1937 में शरीयत एक्ट आया था। अब शरीयत एक्ट की एक खासियत मैं आपको बताऊं, हम लोग शरीयत एक्ट को बड़ा दिल से लगा के रखते हैं। शरीयत एक्ट की जरूरी तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये उन्हीं लोगों को अप्लीकेबल है जिन्होंने कंसेंट अपना फॉर्म भरा है कि हाँ भाई ये शरीयत एक्ट हमको लागू करो। अच्छा, हम ऐसे कितने लोगों ने किया है? अच्छा, फॉर्म भरना है कि ये शरीयत एक्ट के प्रति। ये मत पूछना कि किसके पास भरना है, क्योंकि वो अथॉरिटी मुझे किसी कानून में मिली नहीं, लेकिन ये कानून कहता है कि शरीयत एक्ट उनको अप्लीकेबल होगा जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि ये मुझे अच्छा। और शरीयत एक्ट के साथ ही एक एक्ट लाया गया था उसी वक्त 1939 में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अच्छा, क्योंकि उससे पहले हनफी कानून में औरतों को खुद जाके तलाक लेने के पावर नहीं थे, तो इसलिए वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसका अगर आप पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स तो बताता है कि किन किन मुस्लिम आलिमों ने कहा कि इस तरह का कानून होना चाहिए। इन दोनों का नहीं, 1939 में इतने विजनरी लोग थे जो कह रहे थे। यस, मैं अगर नाम आप मुझसे कहेंगे कि नाम बताएं तो मैं बताता हूँ। मौलाना अशरफ अली साहब, उनकी एक किताब हुआ था
हिलातुम नाजेजा, ये उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में है। अच्छा, अगर सही। आप देखें बिल्कुल बिल्कुल, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट। तो ये कानून होने से फिर उनके लिए आए, हिंदुओं के लिए वो कानून। अब हिंदुओं के लिए वो कानून आए, लेकिन उसमें हिंदू मैरिज एक्ट की खासियत ये थी कि वो परमिट करता था सिर्फ हिंदू बुद्ध, वो कवर करता था हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये चारों को वो हिंदू के डेफिनेशन में कवर करता था। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए अपने तरीके हैं। जो हमारे पास में, देखिए हमारा मुल्क एक गुलदस्ता जैसा है, हाँ, अलग अलग रंग के फूल है। सही है। तो इसमें आदिवासी भाई भी है हमारे पास, जिनके अपने अलग कस्टम्स है। हिंदूज के डेफिनेशन में आदिवासी नहीं आते हैं, अच्छा, ये भी एक खास बात है, हिंदूज के डेफिनेशन में आदिवासी नहीं आते। नहीं आते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो भी एक कैच है। ओहो। तो आदिवासी ये कानूनन हिंदू नहीं है और हिंदुओं के लॉज उनको अप्लीकेबल नहीं है। वाह, ऐसी बात। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। नहीं, वो पहली लाइन अब जस्टिफाई हो गई कि सिर्फ हमारे मजहब की बात नहीं है भाई, सबकी बात है। अब उनको अप्लीकेबल नहीं। अब सबसे बड़ी बात थी कि ये हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क करके हमने अपनाया। देखिए इस मुल्क का जो पार्टीशन हुआ, एक मुल्क निकला जो रिलीजन के बेसिस पर निकला, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मुल्क जो निकला वो सेकुलर निकला। जिनको सेकुलरिज्म पर भरोसा था वो इंडिया में रुक गए, जिनको मजहबी तौर पे सिर्फ एक मजहब का चाहिए था वो चले गए। जो चले गए उनके बारे में बात नहीं करनी है। हमारे बुजुर्गों को एक सेकुलर मुल्क में रहना था, लेकिन हमारे सेकुलरिज्म की खासियत यह है कि वो यूरोप के जैसा एंटी रिलीजन सेकुलरिज्म नहीं। हमारा सेकुलरिज्म जो है वो नॉन कम्युनल है, नॉन सेक्टेरियन है। नॉन सेक्टेरियन, यानी ये किसी से नफरत नहीं सिखाता, ना ही किसी पर्टिकुलर सेक्ट को सपोर्ट करता है। ये यूरोपियन सेकुलरिज्म और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म का फर्क है। तो ये होने से एक जरूरत ये भी आन पड़ी कि भाई जिनको किसी मजहब के तरीके से शादी नहीं करनी है, जिनको कोई ऐसा चाहिए कि जो किसी मजहब को नहीं मानते या अलग अलग मजहब के मानने वाले वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई तो ऐप चाहिए, कोई कानून चाहिए। तो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया इस मुल्क में, वो था स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। यस। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो आया, तो उसने ये क्लियर कर दिया कि चाहे तो आप अपने पर्सनल लॉ पर चले, अगर आपको पर्सनल लॉ पे नहीं चलना है तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर कीजिए। तो जो आपके बच्चे होंगे उनको विरासत के कानून भी इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा। सही। चाहे आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया है अपना मैरिज, तो आपको वो सारी चीजें अप्लीकेबल होगी, आपके पर्सनल लॉज अप्लीकेबल नहीं होगी। ये था उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का किया हुआ वादा कि विदाउट कंसेंट आप पर फोर्स नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो जब आप रजिस्टर करने जाते हो अपनी शादी, तो आप अपना कंसेंट देते हो कि हाँ मैं स्पेशल मैरिज एक्ट से यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से चलना चाहता हूं। अच्छा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज ट्रायल बेसिस पर जिन जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, कल ही जाकर अपनी शादियां रजिस्टर करवा दें। वाह, मतलब यही इतना पता चल जाएगा कि इस मुल्क के कितने लोग हैं जो दिल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो ईमेल भेजने से अच्छा है कि जाओ रजिस्टर करो। आइए अपनी शादी रजिस्टर कर लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। वाह, तो ये प्रावधान है मतलब पहले से, है ना? ये बिल्कुल है, 1954 से ये आया है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट ही नहीं आया, इंडियन सक्सेशन एक्ट भी आया, वो सारे प्रोविजंस आए। तो अब आपको यह समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब था, वो क्या सोचते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनको आपको क्या मिलेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा वो फैमिली लॉज के लिए होगा, इनहेरिटेंस के लिए होगा, अडॉप्शन के लिए। तो अब इनकी पोजीशन क्या रही इस मुल्क में उसके बाद? तो अगर मैं फैमिली लॉज की बात करूं, तो
तो मैंने पहले ही कहा कि मैं मुसलमान के तौर पे नहीं देखता हूं उसको, एक इंडियन के तौर पे देखता हूं। तो जिनके लिए कानून नहीं था उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि हिंदुओं में इतने सारे सेक्ट थे कि कैसे अप्लाई करें। जैसा मिताक्षर थे तो दया भागा भी थे। ये बड़ी खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में आई ये सारी चीजें, क्या हम इनको सबको एक साथ कैसे लेके आएंगे। जैसे इसमें एक लाइन ये जोड़ सकते हैं क्या कि नॉर्थ इंडिया में कजिन्स में शादी अलाउड नहीं है और साउथ इंडिया में कजिन्स। उस पे आते हैं अभी। जी। जो फर्क है तो, या फिर तीसरी एक मेजर स्ट्रीम थी मयूखा, जो के एम मुंशी साहब के लेक्चर में ये सारे डिटेल्स मिलते हैं आपको। तो जब हमने ये फाइल, तो इसमें कुछ पैट्रियार्कल है, और एक नॉर्थ मलबार में मुरुमुखत्तयम करके एक सेक्ट है, वो मैट्रियार्कल है, मदर के नाम पे चलते हैं। प्रॉपर्टी भी मदर के नाम पे होती है। प्रॉपर्टी भी मदर के नाम पे होती है। अब जब ये आ गया एक्ट, तो उसमें जरूरी था कि सप्तपदी यानी 7 राउंड, या फिर उसके जैसी और कोई दूसरी सिस्टम हो जिससे शादी हुई है साबित हो सके। सही। ये निकाहनामा तो था नहीं, तो वो आ गया। तो कुछ जगह ये प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं है सिस्टम। तो सबसे पहले पौंडीचेरी में प्रॉब्लम आया। तो पौंडीचेरी को एक स्पेशल एक्ट लाना पड़ा। वहां पे सुयामरियथाई, हो सकता मैं प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं उसको, वो सेक्ट है। तो उसको सबसे पहले उन्होंने फिर हिंदू मैरिज एक्ट से अलग किया कि यहाँ पे शादियों का सिस्टम अलग होगा। फिर तमिलनाडु में भी वही प्रॉब्लम आया, तो तमिलनाडु को स्पेशल अमेंडमेंट लाना पड़ा। फिर यहां पर हमने सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करके बेटियों को बराबरी का हिस्सा दिया, लेकिन उसमें फिर अंडरलाइन करना पड़ा कि जिनको मिताक्षरों को ये एप्लीकेबल है उन्हीं के लिए होगा। तो फिर 2 लोगों को बहुत प्रॉब्लम आया, जिसमें सबसे ऊपर नाम है नंबूदिरीज का, नंबूदिरी ब्राह्मण्स। यस, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे ये, तो उनको उसमें से अलग करना पड़ा। तो फिर मरुमकट्टयम नाम का जो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि हमको भी नहीं एप्लीकेबल हो गए, तो उनको भी उसमें से अलग करना पड़ा। तो आज यूनिफॉर्मिटी जो चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, तो ये जो इतने सारे मेरे हिंदू भाई हैं इस मुल्क में रहने वाले, उनके साथ क्या ये जुल्म नहीं होगा। और इसमें नॉर्थ ईस्ट की भी ट्राइब्स जोड़ दी जाए तो। अब नॉर्थ ईस्ट पर नहीं, ट्राइब्स में तो हम गए नहीं है अभी तो गए नहीं, ठीक है। ये तो हिंदू में ही है। हाँ, ये तो हिंदू में। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में इनकम टैक्स नाम का एक एक्ट है, जिसमें सबको इनकम टैक्स देना होता है। तो आप सभी ने अभी 31 तारीख लास्ट डेट है, मैं याद दिला दूं कि सबको टैक्स रिटर्न्स भरने हैं। बिल्कुल सही बात, जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। ऐसा रोज ऐड आ रही है उसकी। तो इनकम टैक्स में अगर मैं जाता हूं तो मुझे एग्जम्पशन है 5 लाख रुपए तक। किस चीज में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? नहीं, मुझे एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल सही है, 5 लाख का है। लेकिन अगर मैं हिंदू हूं और मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ मिला है, और मेरे घर में मेरा बेटा है, तो मैं उसके साथ मिलके एक अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर करता हूं, जिसके नाम से अलग से पैन कार्ड मिलता है। अच्छा। और फिर उसके नाम से रिटर्न भरता हूं, तो फिर 5 लाख रुपए की मुझे छूट मिल जाती है। यानी सपोज मेरे फादर से मुझे एक घर मिला है, जिस घर का किराया साल का 5 लाख रुपए है, और मैं खुद कमा रहा हूं 5 लाख, तो 5 और 5 10। तो अगर मैं एक खुद के नाम से, फिरदौस मिर्जा के नाम से एक रिटर्न भरता हूं, तो मुझे 10 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा, जिसमें 5 लाख की छूट है। लेकिन अगर मेरी अपनी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो पहले मैं अपना रिटर्न भरता हूं 5 लाख मेरी इनकम का, जो पूरा इनकम टैक्स से मेरा छूट मिल गई। फिर दूसरा मैं भरता हूं रिटर्न अपने HUF का, उसमें भी 5 लाख की मुझे छूट मिल गई, तो मुझे पूरे 10 लाख की छूट मिल गई। 1 रुपया भी मुझे रिटर्न में पैसा नहीं भरना पड़ा टैक्स में। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, तो इस लॉ का क्या होगा? जो बेनिफिट हिंदुओं को मिल रहे हैं, क्या वो सबको देंगे? अगर आप सबको देने वाले हैं, तो हमारे जो टैक्स कलेक्शन है
जो सरकार की तिजोरी है, जो मुल्क का टैक्स का कलेक्शन है, उस पर कितना बोझ आने वाला है। वाह, क्या यानी आपने सोचा है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। अगर ये हम खत्म कर देते हैं, किसी को ही नहीं देते, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके हमने हिंदू भाइयों के साथ जुल्म नहीं किया? सही बात है। जो 5 लाख का शिकायत एग्जामिशन किसने था, करना है? समीर भाई, शिकायत किसने करना चाहिए? शिकायत कौन करता है नो बॉल किसने खेल, कौन खेल रहा है? है? हमको जहन खुला रखना चाहिए किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करते वक्त। वाह वाह। जंप नहीं करना चाहिए। अब ये हो गए हमारे हिंदू भाइयों की बात। अब उनकी बात करते हैं जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू एक्ट से कवर नहीं होते। वो है तकरीबन तकरीबन हमारे 40 करोड़ आदिवासी भाई। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया जो 5th और 6th शेड्यूल से कवर होता है, सेंट्रल इंडिया का मेजॉरिटी पार्ट बिल्कुल सही। जो ट्राइबल लॉज से इफेक्ट करता है, पेटा वगैरह इस तरह के कानूनों से इफेक्ट करता है, तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो अपने कस्टम्स पे चलते रहेंगे। उनके कस्टम्स की शादियां अलग तरह से होती है, उनके तलाक अलग तरीके से होती है, और उनके कस्टम तो फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल से चले आ रहे हैं, जो कहीं लिखे हुए नहीं है किसी ने, बस चले आ रहे हैं। तो अगर हम अभी उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड या हिंदू मैरिज एक्ट के डेफिनेशन के तहत लाते हैं, तो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी का क्या होगा? अब ट्राइबल आइडेंटिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देखते होंगे कि ट्राइबल्स के लिए 6 से 7% रिजर्वेशन है अलग अलग जगह, एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो पाने के लिए उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वैलिडिटी भी लेनी होती है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 रिसेंट जजमेंट है जो ये कहते हैं कि इनकी अगर अपने कस्टम्स के साथ इनकी पहचान जुड़ती है, इनकी पहचान जो की जाए वो कस्टम्स से की जाए, तो ही इन्हें वैलिडिटी दी जाए। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके हम उनके कस्टमरी लॉस को खत्म कर देते हैं, तो अगली जनरेशन को कस्टम्स ही मालूम नहीं होंगे, तो अपनी अफिनिटी कैसे प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल सही। अगर अफिनिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो उनको जो मिलने वाली बेसिक सहूलतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे आदिवासी भाइयों को होगा, जिसका इलाज हमको ढूंढना होगा। अब आते हैं मुसलमानों पर। नहीं, पहले 6 से 7 तरीके से तो हिंदुओं पे ही असर पड़ा, उसके बाद 40 करोड़ आदिवासियों की तो आइडेंटिटी ही मिट जाएगी। अब जाकर मुसलमान की बात आए। हाँ, क्योंकि मैं कई जगह ने इतने मैसेजेस आए कि आप इमीडिएटली कीजिए, जैसा अगर इन्होंने किया नहीं तो इनका सिटीजनशिप निकाल लेंगे। हाँ, इतने मैसेजेस, इतने तरीके के लोगों ने बना बना के मैसेज दिए, जबकि लॉ कमीशन ने सिर्फ इतना पूछा था कि आपका क्या भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने लॉ क्या होगा, कैसा होगा, उसका कोई डिजाइन हमको दिया नहीं, कोई ड्राफ्ट हमको दिया नहीं, हमें पता नहीं कि हम उसमें कवर होने वाले नहीं होने वाले हैं। लेकिन इतना पैनिक बटन कुछ लोगों ने दबा दिया, और जो लोग वो उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, जिनके मैनिफेस्टो में है, वो चाहते हैं कि मुसलमान इसको रिएक्ट करे और वायलेंटली रिएक्ट करे, क्योंकि जितना मुसलमान रिएक्ट करेगा उतना उनको फायदा होगा, उतने उनके वोट्स कंसोलिडेट होते जाएंगे। सच्चाई है जिसको हमने समझना बहुत जरूरी है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को क्या हो, इसके तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले जो कानून पे इफेक्ट आएगा वो है शादी, मैरिज। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आज भी कई स्टेट्स में, और जिन्हें मुल्क से बाहर जाना है सर्विस के लिए, पढ़ने के लिए, वो अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराए तो उनके वाइफ को या हस्बैंड को वीजा नहीं मिलता, तो हम कराते हैं रजिस्टर। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ जो काजी साहब के पास रजिस्टर होता है वो ले जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसमें कोई बचा नहीं।
दूसरा, एज ऑफ कंसेंट। इस्लाम में मैरिज ये कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में वो एक सैक्रेड रिचुअल है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की एज जो है वो मेजॉरिटी की एज कहता है। तो हमने फिर 18 साल उम्र मान ली, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो गया। हम बाहर कुछ भी कहें, लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद अडॉप्शन। इस्लाम में अडॉप्शन मना है, आप अडॉप्ट नहीं कर सकते मुसलमान। लेकिन इससे पहले इंडिया में सिर्फ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाम का एक कानून था, जिसके तहत सिर्फ हिंदू अडॉप्ट कर सकते थे। 2016 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया नया, जिसने इसको भी सेकुलर कर दिया। अब कारा के पास किसी भी मजहब का आदमी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को और अडॉप्ट कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक के लिटिगेशन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेकुलर कानून है, इसलिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तलाक का मामला, तलाक बिद्दत, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। यकीन तौर पे मानिए, मैं बहुत ही सपोर्ट में था कि इसको बैन होना चाहिए। और जो रिफ्लेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, उसने बड़ा शर्मिंदा किया हम सभी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है उसमें कि व्हाट इज बैड इन थियोलॉजी कांट बी गुड इन लॉ। और जजमेंट को खत्म करते शायरा बानो के केस में जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि व्हाट इज बैड इन कुरान एंड हदीस कांट बी गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की उसको, जिससे हम बहुत बदनाम हुए। खैर, वो बैन हुआ। तो अब जो है, अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से तलाक एहसन और हमारा जो कुरानिक तलाक का तरीका है वो काम करता है कि दोनों तरफ से एक एक आर्बिट्रेटर आएगा, दोनों मिलकर बैठेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे, नहीं हो पाया तो अलग अलग कर देंगे। यह इतना अच्छा तरीका है कि मैंने लॉ कमीशन से डिमांड किया है कि भाई ये तरीका हमारी सभी बहनों के लिए अप्लाई करो, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी वकील हैं। सही बात। मैं देख रहा हूं कि पिछले 20 साल से मेरी हिंदू बहनें कोर्टों के चक्कर लगा रही है, 20 साल से, 25 साल, 30 साल से, कि उन्हें अपने जालिम शोहर से छुटकारा मिले। लेकिन उनके लिए कानून इतना खराब है कि उनको कोर्ट से डिक्री लेनी पड़ती है, तो डिक्री मिलने में 30-30 साल लग रहे हैं। और फिर उस पर अपील, फिर उस पर अपील और फिर उस पर अपील। इतने अपीलों के बाद में 80-85 साल के हो गए। पहले कोर्ट ने आपको तलाक दे दिया था और आखिरी कोर्ट बोलता है नहीं, तलाक का ऑर्डर गलत था। तो इस बीच की जिंदगी का क्या? तो इसलिए हमारा जो आर्बिट्रेशन का तरीका है, ये हमको लोगों को समझाने की जरूरत है। मैंने लॉ कमीशन से डिमांड की है कि ये तरीका आप सबको अप्लाई करो। एक बार और वो 3 स्टेजेस बहुत अच्छे से जो आप बोले एक सेंटेंस में, एक बार और बताइए वो वाला कि जो आप चाहते हैं हर किसी के लिए लागू, जो हमारे यहाँ है। देखिए, पुरानिक तरीका जो है हमारा तलाक का, वो ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच कोई गलतफहमियां हैं, जम नहीं रहा है, तो उसके लिए दोनों अपने अपने चॉइस का, यानी अपनी फैमिली का खासतौर से एक एक नामजद करे मेंबर, जो आर्बिट्रेटर है। वो दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो दोनों इजाजत दे देंगे, भाई तुम अलग अलग हो जाओ। तो फिर हर महीने में एक एक तलाक दे के वो खत्म हो जाएगा। इस चीज को ज्यादा 6 महीने लगेंगे समझाने में, फिर इद्दत वगैरह ये सब समझ के साल भर में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हिंदू बहनें की बात करूं तो उनको कोर्ट आना पड़ेगा, डाइवर्स पिटीशन फाइल करनी होगी। वो डाइवर्स पिटीशन चलेगी, फिर हम वकील लोग बैठे ही है उसमें स्पीड अप, अगर हस्बैंड को वाइफ को तकलीफ देनी है तो ये स्पीडी ना हो, इसको डिले करने के लिए। फिर कोर्टों की कमी को देखते हुए एक डाइवर्स की केस डिसाइड होने को 5 से 7 साल लग जाते हैं एक कोर्ट में। फिर उसके ऊपर अपील, फिर उसके ऊपर अपील, फिर उसके ऊपर अपील। ये करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी एक बार है, उसमें जवानी कितने दिनों की है। तो हम हमारे प्रोडक्टिव लोगों को कोर्ट में भेज के उतना वक्त खराब। तो मेरी अपनी ये मांग है कि अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं, बच्चियों को इंसाफ देना चाहते हैं, तो इस तरह का कानून सभी बच्चियों के लिए लाए।
इस तरह का तलाक का कानून सबके लिए लाए, और ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है हमारा, उसमें मैरिज एक सब्जेक्ट डाल। अब आपने अलीफ एकेडमी ने मुझे मौका दिया है तो एक आर्टिकल मैंने लिखा था, वो बताओ। मैंने जो हमारे यहाँ दारुल कज़ा हम चला रहे हैं अलग अलग, दारुल कज़ा को चैलेंज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक पैरेलल बॉडी है, ऐसी नहीं हो सकती, इनके डिक्रीज को कोई मतलब नहीं, गैर कानूनी। तो उसको किस तरह कानून के दायरे में लाया जाए, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। तो मैंने कहा था कि इसको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के जैसा लीजिए। जो हमारे निकाह नामे हैं उस पे आप एक शर्त डाल दीजिए कि हमारे जो डाइवर्स हैं या झगड़ों के फैसले हैं वो आर्बिट्रेशन से होंगे और ये आर्बिट्रेटर्स होंगे, उसी में नाम, क्योंकि वकील और दो गवाह तो होते ही है। वो आर्बिट्रेटर हो गए, उन्होंने आर्बिट्रेशन किया, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया आर्बिट्रेशन का, कानूनी हो गया सब काम। तो अब तलाक भी आपका मोस्ट कोडिफाइड हो चुका है, क्योंकि एक एक्ट आ गया जिसमें अगर आप ट्रिपल तलाक देते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती। अब बची विरासत, अब उतना ही बचा आपके पास, मुझे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब विरासत का जो कानून है हमारा, वो बड़ा रिवोल्यूशनरी कानून है। इस्लाम ने उस वक्त बेटियों को या औरतों को प्रॉपर्टी रखने का हक दिया या विरासत में हिस्सा दिया जब औरतों को जानवर की तरह समझा जाता था, प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था। उसको खुद की कोई प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था, सोच नहीं सकता था कोई कि औरत भी प्रॉपर्टी रखेगी। तो उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी था। तो माँ बाप की प्रॉपर्टी में से भी उसको शेयर दिया, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी शेयर दिया, बच्चों की प्रॉपर्टी पर भी हक। तब कई बच्चे होते थे। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मैं एक वकील के तौर पे बता रहा हूं। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों को एक या ज्यादा से ज्यादा दो औलादें हैं, किसी को एक बेटी है, किसी को 2 बेटियां हैं। अब इस वक्त मैं उसको इस्लाम का कानून बताता हूं, फिर क्या बेटी ऐसा है कि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पे ये भी रिश्तेदार का हक है, ये भी रिश्तेदार का हक है, ये भी रिश्तेदार का हक है, तो अड़ जाती है कि नहीं, ये मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मुझे मिलना चाहिए। जब मैं मुसलमान भाई को समझाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे बच्चियों की नहीं होगी, तो बोलता है नहीं भाई, ये कैसा कानून है, क्योंकि वो आसपास के लोगों को देखता है और चाहता है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी बच्चियों को मिले। तो प्रैक्टिकली आप ये मान चुके हैं। अब कानून जो ऑपरेट करता है वो बाहर ऑपरेट करता है, घर के बाहर। घर के अंदर हम जो हमारा मजहब मानते हैं, कोई आके आपको रोकता नहीं है उस मजहब को मानने से, और जिसको मानना ही नहीं है तो वो कहीं नहीं मानता मजहब। तो अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में विरासत के बारे में कोई प्रोविजन आता है, और मैं मुसलमान हूं, शरीयत पे मेरा यकीन है, और मैं घर में बैठ के अपना हिसाब कर लेता हूं कि बेटों को शरीयत के हिसाब से जितना मिलना है मिलना है, बेटियों को जितना मिलना है मिलना है, बेटियां भी शरीयत को मानने वाली है, बेटे भी शरीयत को मानने वाले हैं, तो कौन सा कानून आके रोकेगा आपको ऐसा मत करो कहने से। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको बेटियों को अपना हक देना नहीं है, तो उनसे 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया आपने, जब मैं अपना सब कुछ अपने भाइयों के लिए छोड़ रही हूँ। वकील, देखिए, वकीलों को जो पता है तो होता है, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो हमने ये भी किया है। फिर बचता है गिफ्ट। तो हमारा ओरल गिफ्ट परमिसिबल है मुसलमान के लिए। अच्छा, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जिस तरह के लैंड लॉज आ रहे हैं, जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, एक वकील के तौर पे मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि ठीक है, परमिसिबल है, आपके पास वो ऐप अल्लाह ताला ने दिया है आपके पास, लेकिन उस ऐप को यूज मत कीजिए। जितनी गिफ्ट्स है आप अपने जिनको देना चाहते हैं प्रॉपर्टी, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ही दीजिए, क्योंकि वो तो आखिर तक के, उनके बाद उनके बच्चे, उसके बाद वो जिसको देना चाहेंगे, तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा। गिफ्ट डीड कहते हैं जी, गिफ्ट डीड। डीड जस्ट उसको रजिस्टर कीजिए। मुसलमानों को करने की जरूरत नहीं, हिबा है जो ओरली हो जाता है। लेकिन ओरली तब होता था जब लोगों के ईमान में
ईमान होता था, एक दूसरे के साथ में यकीन होता था। तो अब ये दो चीजों के लिए अगर हम अड़े हुए हैं तो फिर फोकस पूरा आपके ऊपर शिफ्ट हो गया कि भाई मुसलमान अपोज कर रहे हैं। तो हमने ये बताना है, जो आप चाह रहे थे कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, तो जिस तरह से मैंने रिस्पॉन्ड शुरू किया, वो क्या चाहते हैं ये उन्हें ही नहीं पता, वो खुद बहुत कंफ्यूज है। और अब कंफ्यूजन इतना आगे चला गया, क्या वो बोल रहे हैं कि हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको सबको छोड़ देंगे, तो फिर यूनिफॉर्म कैसा होगा? कैसा? मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, उन्होंने अगर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलें, आर्टिकल 371A देखें। वो कहता है कि आप कोई भी कानून बना लो, नागालैंड को अप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। फिर 371A के आगे के पढ़ते चलिए तो आपके समझ में आएगा कि वो इन्होंने कानून बनाया तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करेगा। जब वो अप्लाई नहीं करेगा तो यूनिफॉर्म कैसा? अब बची बात बड़ा एक वो है कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। भैया एक ऐप है। उस सवाल से पहले एक सवाल जो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया कि एक ही परिवार में दो अलग अलग लॉ कैसे हो सकते हैं, तो वो एक ही परिवार में से साहब 7 तरीके के हिंदू भाई अलग हो गए, 40 करोड़ ट्राइबल अलग हो गए, नॉर्थ ईस्ट अलग हो गया, सब अलग हो गया, तो परिवार में बचा कौन? नहीं, अभी शादियों की बात बची था। हाँ, तो अगर आप महाराष्ट्र या किसी दूसरी जगह जाते, महाराष्ट्र में आते हैं, तो अगर आपको कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपको एक हलफनामा देना होता है कि मेरी एक ही बीवी है और 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है। इलेक्शन में आप अगर सर्विस करते हैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में तो आपको हलफनामा देना पड़ता है कि मेरी एक ही बीवी है। अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपकी सर्विस चली जाएगी। सही। तो ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आर्टिकल सेक्शन 494 है आईपीसी का, जो कहता है कि एक से ज्यादा शादी किया और बीवी ने अगर कंप्लेंट की तो सजा हो जाएगी। सही। तो ये तो ऑलरेडी आपका कॉमन हो चुका है। किस चीज को लेकर बैठे हैं? तो इसको अगर रिस्पॉन्ड करना है तो एक इंडियन के तौर पे हमारे इंडियन भाई बहनों के प्रॉब्लम्स को बताइए, यही इसका रिस्पॉन्स हो सकता है। वरना उनसे कहिए कि सबसे पहले आपको अगर एक करना है तो जो मजहबों के अंदर, जो यहाँ का मेजॉरिटी मजहब है उसके अंदर जो इतने सेक्ट्स है जिनके साथ अलग अलग कानून अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उसको यूनिफॉर्म करते हैं। लेट अस ट्राई इट, वहां से शुरुआत करते हैं। मेजॉरिटी अगर यूनिफॉर्म के लिए तैयार हो जाती है तो फिर माइनॉरिटी को पीछे पीछे आना ही है, कहां जाएंगे? सही। भैया जैसे एक सवाल है इसमें कि जो एक से ज्यादा शादियों का मिस इंटरप्रिटेशन हम करते हैं अपनी होली बुक में, उसके बाद भी चलो उस मिस इंटरप्रिटेशन में ये है कि बाइगैनी में जो औरतें हैं जो इसके रिसीविंग एंड पे हैं, जिनकी किस्मतें ऐसी हैं कि भाई 2 शादियां, एक शौहर ने 2 बीवियां रखी हैं, उनको फिर भी किसी तरह का लीगल प्रोटेक्शन। अब 1971 का सेंसस कहता है कि 1,20,00,000 जो है साहब है वो हिंदू हजरात हैं और 14 लाख के आसपास मुस्लिम हैं जिन्होंने बाइगैमी प्रैक्टिस की है। तो हिंदुइज्म में अगर बाइगैमी का तस्वुर नहीं है तो वो जो सेकेंड वाइफ है और उनके बच्चे हैं उन्हें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। कानून से किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। अगर सर्विस में है हस्बैंड तो पेंशन भी उस सेकंड वाइफ को नहीं मिलती है। बच्चों को ये साबित करना होगा कि जब वो पैदा हुए तो दैट टाइम देयर फादर वाज हैविंग एक्सेस टू देयर मदर, वरना उन बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। उनकी हालत बहुत बुरी होती है, हम लोग रोज रेगुलरली कोर्ट्स में देखते हैं। सेकेंड वाइफ की हालत बहुत बुरी होती है, देयर इज नो हालत और बुरी होती है। अच्छा, एक और ये चीज है जैसे कि आपके, चूंकि आप एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो आपने ये जोया हसन का एक सर्वे है, आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि रिलीजन हैज वेरी लेस रोल टू प्ले इन डिस्क्रिमिनेशन। जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा प्ले करता है रोल। यानी अगर गरीब हैं तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है, अमीर है थोड़ा अवेयरनेस एजुकेशन है तो अपने हक के मांगने वाले झगड़े ज्यादा हैं। तो क्या ये वाली लाइन सही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन परसीव्ड है विमेन के साथ वो ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है, रिलीजन हैज नो रोल टू प्ले इन दैट? करेक्ट, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं।
क्योंकि जिस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर स्टेटा से ज्यादा आते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड से अगर हम देखें, रिलीजियस बैकग्राउंड से उससे कोई खास मतलब नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और आपसे ये पूछनी है, जैसे इनके अलावा भी मैरिज पे एप्लीकेबल आपने जो बताया बहुत सारे कॉमन लॉज हैं जो सबको एप्लीकेबल है, जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि भाई 18 से कम कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कर नहीं सकते। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो तो सबको एप्लीकेबल है, बिल्कुल। और इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो भी सबको एप्लीकेबल है। नहीं, आप जिन लॉज की बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल लॉ है। देखिए, क्रिमिनल लॉ तो हम हमेशा ही से यूनिफॉर्म हमने कबूल कर लिया। हम ये कभी डिमांड नहीं करते कि अगर हिंदू है तो उसको 3 साल की सजा दी जाए चोरी के लिए, अगर मुसलमान चोर है तो उसके हाथ काट दो, ये सजा दो। ये हम कभी डिमांड नहीं करते, मैंने कभी डिमांड नहीं सुनी, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ हमेशा से मान लिया है। अगर कोई जिना करता है, यानी इसका अपने शादी के बाहर अफेयर रखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो हम कभी डिमांड नहीं करते कि उसको कोड़े मारने की सजा दे या संसार किया जाए। कोई शराबी या ड्रग एडिक्ट मिलता है मुसलमान, तो हम ये कभी नहीं बोलते कि इसको 80 कोड़े मारे जाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है और हमने मान लिया है, हमने कभी शिकायत नहीं की। अच्छा, आज के आपके इस वेबिनार में जो इतना शानदार रुक रुक के आपने एक्सप्लेन किया है, तो आपस में जब कॉन्वर्सेशन होता है तो क्या हम इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि भाई कॉन्ट्ररी टू योर बिलीव हम तो यूसीसी को थोड़ा वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो इक्वल शेयर इन एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं और मराइटल होम फॉर विमेन और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक है, वो हमारा वाला आपके यहाँ भी कॉपी होना चाहिए। बिल्कुल, आपको समझाना होगा। देखिए, कानून कैसा बना, इंसान और इंसानियत जो कानून से ताल्लुक आया, वो जो ह्यूमैनिटी की सिविलाइजेशन की जर्नी है, जो कानून अच्छे लगते गए वो अडॉप्ट होते चले गए, जो कानून बुरे हुए उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो आपको बताना होगा कि हमारा कानून क्यों अच्छा। अब अगर हम विरासत की बात ले, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में फर्क क्यों है, क्योंकि जिम्मेदारियों का भी फर्क है। वाह। तो अगर हमको नए कानून लाने हैं तो एक कानून हमको लाना होगा जो दामाद के लिए हो। ये प्रॉपर्टी में बेटी शेयर लेके जा रही है, लेकिन दामाद की क्या जिम्मेदारी होगी अपने बूढ़े सास ससुर के लिए, वो डालना बहुत जरूरी हो गया। वैसे ही बहू की क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी डालना जरूरी हो गया। अगर विरासत में उनको कुछ मिल रहा है, अगर विरासत में मिल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से उनको विरासत में कम मिल रहा है, ये बात भी हमको समझाना होगा। क्योंकि जो इक्वल शेयर दिया उसके जो इफेक्ट्स हमने देखे हैं, कई घरों में भाई बहनों के ताल्लुकात खराब हो गए, क्योंकि उसने आकर के पहले पार्टीशन के राइट्स नहीं थे बच्ची को, ठीक है, अब उसको जब राइट दे दिया हिंदू सक्सेशन एक्ट ने, तो उसके बाद बहुत इफेक्ट्स आए। तो दूसरे तीसरे जनरेशन ने तो आपस में ताल्लुकात खत्म कर दिए उन प्रॉपर्टीज की वजह से, ये भी हमने। आज हमारे ऑफिस में हमारी बच्ची बता रही थी, मुस्कान गुप्ता, की सर जब आप प्रॉपर्टी में राइट मांगने जाओ उसी दिन मामा जी से रिलेशन खराब हो जाते। सब अच्छा भैया, एक इसमें ये चीज पूछ सकते हैं क्या आपसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो आईएएस की भी तैयारी करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि इट्स अ बैग ऑफ बोरोइंग। जहां जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा था उसको उठाकर हम एक जगह ले आए, इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। तो जब यूसीसी बनेगा तो क्या ये नहीं किया जाएगा कि जिन जिन के पर्सनल लॉज में सबसे अच्छी चीज है उनको उठा के लाई जाएगी, या मेजॉरिटेरियन एजेंडे और उस डंडे से सब लोगों को हाँका जाएगा? क्या होगा इसमें? मतलब बैग ऑफ बोरोइंग नहीं होगा क्या? मेजॉरिटी अपने लॉ को सबके ऊपर लगाना चाहिए? देखिए, आइडियली जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए, आइडियली वो होना चाहिए जो सबसे, आइडियली ये होना चाहिए। हाँ, अब सवाल नियत का है। सवाल नहीं है, क्या जवाब है? सवाल नियत का है, सवाल नियत का है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है जैसे और निकल कर कि ये कहा जाता है कि साहब जो मुसलमान है ना वो अपने लॉज को रिफॉर्म नहीं करते, उनमें कुछ इंटेलेक्चुअल लोग उठकर आगे नहीं आते जो ठीक नहीं करते। तो ये मेरा आपने अभी लिस्ट किया, मैं उसको कुछ गिनवा दूं। जो फेयर मेंटेनेंस है उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई,
ट्रिपल तलाक का इनवैलिडेशन हुआ साहब। उसके अलावा जो है बच्ची को पूरा हक दिया गया, उसकी मर्जी से अगर रिश्ता नहीं हुआ तो वो तलाक ले सकती है। तो ये सारे जुडिफिकेशन जो हुए हैं, क्या हम इसे ये नहीं कह सकते ये रिफॉर्म्स हुए हमारे लॉ में? हमारे लॉ में जितने रिफॉर्म्स हुए शायद ही किसी लॉ में हुए। वाह वाह। बच्ची के मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करते, सबके सामने पूछते कि बेटा तुझे कबूल है क्या। लेकिन हजारों साल से वो अपने बच्चों को दान किए जा रहे हैं। हाँ, कन्यादान का एक कंसेप्ट है, बिल्कुल सही। और इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि एक हदीस में मैंने पढ़ा कि वालिद ना पूछे बच्ची से तो बच्ची डर के मारे हाँ ही कहेगी। वो औरत जो बच्ची से सबसे करीब है, जब उसे खुश पाए तो खुशी खुशी में पूछे। ये रसूल अल्लाह का तरीका। हाँ, ये रसूल अल्लाह का तरीका। अच्छा भैया, एक क्योंकि आप बड़े लैंग्वेज में आपके आर्टिकल्स हम वोकेबलरी के लिए यूज करते हैं, उसमें से कुछ वर्ड याद करते हैं, तो लॉ कमीशन का एक पैराग्राफ में आपको छोटा सा 3 लाइन का सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इसे हमें समझा देते हो। द लेजिस्लेचर, लॉ कमीशन का पेपर अर्ज करता है कि द लेजिस्लेचर आउट टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ गारंटिंग इक्वालिटी विद इन कम्युनिटीज रादर देन इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज। इक्वालिटी विद इन कम्युनिटीज रादर देन इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज को आप एज एन ग्रेट एडिटर कैसे समझा सकते हैं? आप बताओ। इक्वालिटी विद इन कम्युनिटी और इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटी। तो पहले वो कहता वो फर्क है। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जाती है। हाँ, ये लॉ पहले लॉ कमीशन ने खुद ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। नॉर नेसेसरी। सही है, सही। तो इक्वालिटी विद इन कम्युनिटी की कोशिश ये कई सालों से चल रही है इंडिया में, चल रही है कि अगर हस्बैंड मर जाए तो बीवी ने अपने आप को उसके साथ जला लेना। हाँ, ये इक्वालिटी नहीं है। नहीं है। बेटा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होना और बेटी को कभी भी कुछ नहीं मिलना, ये इक्वालिटी नहीं है। दामाद को बेटी दान की जाए और इसके बदले में बेटी को कुछ ना मिले, ये इक्वालिटी नहीं है। ये इक्वालिटी नहीं। तो पहले ये इक्वालिटी विद इन। हस्बैंड अपने वाइफ को बिना किसी वजह से कोई स्टेटस ना बताए हुए छोड़ के चला जाए और वापिस ही ना आए और लेडी के पास छुटकारे के लिए कोई रास्ता ना हो, ये इक्वालिटी नहीं। वाह, ये सब करना इक्वालिटी विद इन कम्युनिटीज होगा। ये विद इन कम्युनिटी। हाँ, पहले ये कर लो फिर इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज लाना, ये वो क्या? बाद इक्वालिटी बिटवीन। इसीलिए तो मैंने बताया कि हर जगह मुसलमानों में आपके पास कई सारे सेक्ट्स हैं। वाह वाह भैया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के नाते फंडामेंटल राइट्स में हमें राइट टू इक्वालिटी भी है और राइट टू रिलीजन भी है। अब जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बोल रहे हैं उसमें नियत का सारा खेल है। अगर वहां ये ऐसा हो जाए कि मुझे राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिलीजन में कोई एक छोड़ना पड़े तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या मैं अपने रिलीजन में रहते हुए राइट टू इक्वालिटी ले सकती हूँ? यही होगा ना इक्वालिटी विद इन कम्युनिटीज। मतलब मुझे अपना फेथ ना देना पड़े, मैं अपना फेथ नहीं छोड़ना चाहती और इक्वालिटी भी चाहती। ये इट विल बी योर चॉइस। क्या आपको अपनी शादी मोहम्मदन लॉ के हिसाब से करनी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करनी। अच्छा, आपको किसी ने नहीं रोका स्पेशल मैरिज एक्ट में जाने से। अच्छा, आप जा सकते हैं, लेकिन आप उस दायरे से बाहर हो जाते हैं जिसमें आप बाय चॉइस रह सकते हैं, बाय फेथ रह सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट। अच्छा, एक और थोड़ा सवाल है। आर्टिकल 44 में जो वर्ड आया द स्टेट शैल एंडेवर, जिसका हिंदी ये हुआ कि राज्य को प्रयास करना चाहिए, इसे यूं कहते हैं कि भाई द स्टेट इज एन इनेबलर एंड नॉट एन इनिशिएटर। तो ये इनेबलर और इनिशिएटर क्या हम ये वायलेट नहीं कर रहे? नहीं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये कोर्टों में एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट ये एनफोर्सिएबल है। ये फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोशिश करेगा, प्रयास करेगा,
ऐसा कहा गया, लेकिन ये जानते थे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिफॉर्म सिविल कोड हो नहीं सकता पूरे मुल्क के। क्यों? क्यों उन्होंने किया आगे वैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें उन सेंटर को, स्टेट को या तो फिर दोनों का हक है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैरिज एक्ट्स वगैरह ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। अगर पूरे मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को एक ही कानून चाहिए था तो वो इसे यूनियन लिस्ट में डालते। उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और हर स्टेट के अपने अलग प्रॉब्लम है, अलग कस्टम्स, अलग कानून है। इसलिए उन्होंने उसको कॉन्करेंट में डाला, दोनों को हक दे दिया। इसलिए गोवा का कानून अलग है, नागालैंड का कानून अलग है, गुजरात का कानून अलग है, तमिलनाडु का कानून अलग है। सही है। और अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इक्वल जस्टिस भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारी चीजें जिसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, वेजेस टू वर्कर्स भी है, इक्वालिटी इन वेजेस भी है, लेकिन विमेन की वेजेस अलग है और मेल्स की वेजेस अलग है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ भी है, राइट टू वर्क भी है। बिल्कुल सही। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आप बात करें तो इतने सारी चीजें करनी है हमको, तो सब करते करते आएंगे तब हम होमोजेनस हो जाएंगे, सब इक्वल इकोनॉमी, इको सोशो इकोनॉमिक लेवल पे आएंगे, तब हमको इस चर्चा की जरूरत ही नहीं है। जैसे आज के वेबिनार ने बिल्कुल रुख ही चेंज कर दिया कि साहब आप लास्ट होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने वालों में, इससे पहले बहुत लोग हैं जिनका बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन एक न्यूज ये आती है साहब कि नागालैंड के सीएम कहते हैं कि मैंने आज उनसे प्रॉमिस ले ली कि नागालैंड इससे बाहर रहेगा, फिर एक कहते हैं मैंने आज उनसे प्रॉमिस ले ली कि क्रिश्चियनिटी बाहर रहेगी। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हमारे यहाँ राम राज्य हो और सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग बड़े ईमानदार हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक रिलीजन विशेष के लिए कोई लॉ ला सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट, हमें ऐसा नहीं ला सकते। आर्टिकल 14 उसको रोक देता है। आर्टिकल 14 उसको रोक देता है, यानी वी विल हैव टू प्रैक्टिस द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो नो बॉल हम नहीं छेड़ रहे, तब जाकर ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं कि इनको बाहर कर दिया साहब, उनको बाहर कर दिया, ताकि आप पैनिक हो जाए। और मैं आपको बता दूं समीर साहब, कैंडिडली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लीडर्स आपको उकसा रहे हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो आपके दोस्त नहीं है। क्या क्या बात, क्या बात। भैया आप जाने जाते हैं हमारी आवाज उठाने के लिए भी, लेकिन एक और चीज है जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, आप हमें भी बड़ा रिबुक करते हैं एज अ कम्युनिटी। तो आपको लगता है कि क्लोजिंग सेशन में इस प्रोग्राम के जितनी इंक्रीजिंग लिटरेसी होगी, जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, जितना सपोर्ट का नेटवर्क बढ़ेगा, उतनी रिफॉर्म्स की आवाजें हमारे ही लॉ में और उठेंगी। और हो सकता है कि हम भी कुरान और हदीस को कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो क्या आप एक हमारी कम्युनिटी को भी एक संदेश देना चाहेंगे कि नहीं साहब, हमें भी अपने लॉज को और रिफॉर्म और करेक्ट इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन एक वकील के तौर पे और जो प्रॉब्लम्स मैं रोज बरोज देखता हूं, क्योंकि आज दुनियावी पढ़ाई में और या अनपढ़ रहने की वजह से हमारे कई बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो मजहबी नॉलेज से दूर है, तो वो किसी उनके जानने वाले आलिम के पास जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं, वो अपने स्कूल ऑफ थॉट से निकाल के कोई इंफॉर्मेशन उनको देता है जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से कॉन्ट्ररी होता है। बिल्कुल सही। तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 1400 साल से हमारे पास में कोडिफाइड लॉ है, तो आज एज अ कम्युनिटी हमको करने की जरूरत है कि हम अपने लॉ को एक बुक के शेप में, एक छोटे से किताबजे के शेप में कंसेंसस के साथ में ले आए कि ये हमारा कानून, ताकि वो सबको पता चले कि ये कानून है
उनको बार बार जाके फतवा लाने के, मुफ्तियां के पास या आलिमों के पास जाकर अपना मसला बताने की जरूरत ना पड़े। एक ब्रॉड गाइडलाइन के साथ में वो चीजें आप सामने आ जाए। मसले है ही कितने, मसले है ही कितने, अगर मसले। वो आता है तो कम्युनिटी का बड़ा भला हो। और जो आप कह रहे हैं, इसे एक आर्टिकल में इस तरह लिखा हुआ है कि जो मोमेडन लॉ पढ़ते हैं वो एंग्लो मोमेडन लॉ है। अब क्योंकि मोमेडन्स पढ़े लिखे हो चुके हैं तो उन्हें चाहिए कि अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन छोड़कर अपना सही इंटरप्रिटेशन करके सब लोग एक साथ आकर एक ला दे किताब, जिस किताब को पकड़कर हम बैठे हैं साहब। सारे कोर्टों में मोहम्मदन लॉ की वो किताब रायज है जो मुल्ला ने लिखी थी। हम भी खुशी खुशी मुल्ला के मोहम्मदन लॉ को यकीन करते हैं। जब मैंने पढ़ा, मुल्ला को ढूंढा, तो नहीं, मुल्ला ऑथर का नाम है। वाले मुल्ला, पारसी है, मुल्ला मुस्लिम। मुल्ला ऑथर का नाम है, पहले ये बताइए। ऑथर का नाम है, और वो मुल्ला जो ऑथर है वो पारसी है। वो पारसी मोहम्मदन लॉ को इंटरप्रेट किया है, जिसको सारे कोर्ट्स आज फॉलो करते हैं। जी, हमको अपना एक लाना चाहिए। सभी हमारे आलिम जो हैं, जो लीडर्स हैं कम्युनिटी के, उन्होंने बैठ के ये बना लेना चाहिए, जिस पर ब्रॉडली कॉन्शियस आपका कंसेंसस है। ऐसे भैया, सारे सवालों के जवाब लगभग क्लियर हो गए, और सबसे बड़ा सवाल जो ये था कि हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड, वो एक बहुत जबरदस्त क्लियर हुआ। 2024 का इलेक्शन इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत क्रूशियल है, और उससे पहले ये पोलराइजेशन के पॉट को बर्निंग रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कुछ हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि वो कानून बनेगा तो हम तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, यही बात तो नहीं मालूम। एक बहुत हंसाने वाली बात है कि पूरा इंडिया सिर्फ 1 महीने के भीतर 40 लाख ईमेल आए। 40 लाख ईमेल में से आधे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए, और बहुत कम है जो उसके खिलाफ है। लेकिन सपोर्ट करने वाले को ये नहीं मालूम कि मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूं, और खिलाफ वाले को ये नहीं मालूम कि मैं खिलाफ क्यों। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वेबिनार ने बहुत सारी चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की, यूं कह लीजिए उनके बोलने से बहुत क्लियर की होगी। और कितना ही ये सेक्युलर वेबिनार था कि मुसलमानों की बात तीसरे नंबर पे आई। पहले तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी समझाई गई कि जो खोने की सिलसिला शुरू होगा वो हमारे हिंदू भाइयों का ज्यादा है, उसके बाद ट्राइबल भाइयों का ज्यादा है, और लास्ट में यही वजह है मेघालय से खूब सारे लेटर्स हैं कि नहीं है। 40 से ज्यादा जनजातीय कबीलों ने, अभी आज मेघालय की न्यूज है, और नागालैंड से है, और सेंट्रल इंडिया से 40 से ज्यादा जनजातीय कबीलों ने लिखा। सिख, बुद्धिस्ट और जैन भाइयों की बात ही नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मिनिस्क्यूल है अभी, वरना उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लीगली हिंदू आते हैं भैया, हाँ, लेकिन उनके अपने अलग प्रॉब्लम्स है, वो वहां कंफ्यूजन ज्यादा है। तो एक लैटिन का, बहुत खूबसूरत एक लैटिन का फ्रेज था जिससे इनका एडिटोरियल छपा था, कंफ्यूजन दाए ने, यूनिफॉर्म सिविल कंफ्यूजन है वो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह यूनिफॉर्म सिविल कंफ्यूजन है। तो आपको करना ये है, बस आखिरी बात आज की, मुस्कुराना है और अपने दोस्त से ये कहना है, मेरे दोस्त तुम्हारा नहीं यकीन होगा लेकिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं, और एक बैग ऑफ बोरोइंग किया जाए जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और आए देखें कि किसके पर्सनल लॉ में ज्यादा अच्छा है उसको ले लिया जाए। तो ये बड़ा शॉकिंग आंसर होगा जिस पर आपने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आपसे गुजारिश है, जितने रजिस्ट्रेंट्स हैं तकरीबन 1000 पार हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहे हैं और यहाँ पर 100 हैं। आपसे गुजारिश है कि इस पे एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आपकी है, तो आपकी एक परमिशन चाहिए, क्या उन सीरीज ऑफ आर्टिकल्स को हम ईमेल के जरिए अपने पार्टिसिपेंट्स तक भेज सकते हैं? बस ये कोई उसमें नहीं, वो तो लोगों ने पढ़ना चाहिए इसीलिए लिखे जाते हैं। वो तो लोगों ने पढ़ना चाहिए कि कंफ्यूजन दाय नेम क्यों कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर भैया, इट वाज सच अ वंडरफुल, सो काम, एंड इट वाज सो थॉट प्रोवोकिंग, इट वाज सो इंटेलेक्चुअल। हर चीज पहले वेबिनार में दूध की तरह साफ हुई है। एक काम आपसे और करवाएंगे, 15-20 दिन बाद जितने नए नए इंफॉर्मेशन गैदर होंगी तो आपको एक बार और तकलीफ देंगे, उन सवालों का जवाब भी आप देते जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू एवरीवन।
अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर शामिल हुए। हमारा ये सिलसिला जो है अलिफ्स का, और सिलसिला ये है हमारा कि इंटेलेक्चुअल से बात करना, इसके तहत और एक किताब को डिस्कस करना। इसके लिए आप इसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। आपको अलिफ्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें हाउस ऑफ विजडम का प्रोग्राम है, उसके डिटेल्स को पढ़ना होगा। और हमारे जो ये हरदिल अजीज शख्सियत आज आई है, इन्होंने ही हमें अगला नाम दिया है। हिस्ट्री को बदला जा रहा है, और हिस्ट्री को बदलने से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो फिरदौस मिर्जा साहब, वो शानदार हस्ती जो अभी हमें हर चीज समझा रही थी, उन्होंने सैयद उबैदुर रहमान साहब का नाम दिया। तो सैयद उबैदुर रहमान साहब हिस्ट्री पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिस्ट्री को बचाने पर उनकी सीरीज ऑफ बुक्स हैं। उनका इंटरव्यू और उनकी बुक्स पर डिस्कशन ये हम अगले हाउस ऑफ विजडम में अगले हफ्ते करेंगे। तो उसकी लिंक और ये पूरा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की नोयत क्या है, आप उस ऐप में जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, थैंक यू सो मच।